हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में, या फिर हम लोग यहाँ पे आपको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो भी आपने थंबनेल में देखा है वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग जो है आपको डिस्कस करेंगे, और आपका काम यहाँ पे क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना। बाकी जो डाउट यहाँ पे यदि बच जाए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में। अब पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे न्यूज़ में फोकस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो आपको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे न्यू HDFC बैंक शेयर्स टू लिस्ट मंडे। अब जानते हो कि यहाँ पे अभी मेगा डीमर्जर आपको ख़त्म हुआ है, और यहाँ पे आपके पास HDFC का जो भी स्टॉक था वो अब यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको मिल रहा है यहाँ पे बैंकिंग में, ठीक है, स्टॉक। तो यहाँ पे बस आपको वही लिखा हुआ है, और बस आपको यहाँ पे यही समझना है कि जो भी यहाँ पे आपको जो शेयर मिला, अलॉटमेंट हुआ है, बस वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नया शेयर है वो यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट से क्या यहाँ पे धमाका होने वाला है? क्या यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक गेन करेगा या फिर यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा? ये सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों का सवाल होता है। तो यहाँ पे सवाल का जवाब क्या है? कोई को नहीं पता। मतलब देखो, ये कोई छोटा मोटा यहाँ पे आपको मर्जर नहीं है, ये एक मेगा मर्जर है, ठीक है। और अब जानते हो कि कितनी बड़ी यहाँ पे आपको ये मेगा मर्जर आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें कोई भी अंदाज़ा यहाँ पे नहीं लगा सकता है कि यहाँ से स्टॉक में गेन आएगा या फिर आपको गिरावट आएगा। लेकिन एक चीज़ बस आप यहाँ पे ज़रूर से समझ लेना कि भाई ये HDFC का शेयर है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे शेयर कर दिया है। सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ पे लिस्ट आपका होने वाला है। और जानते हो कि यहाँ पे आपको जो रेशियो क्या था, आपका 25:42। और बहुत से लोग यहाँ पे शायद आपको ये भी सोच रहे होंगे कि भाई देखो, जैसे जिनको जिनको यहाँ पे मिला है शेयर ना, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई यहाँ पे डाउट आपका ये होगा कि भाई मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए था 10 शेयर, लेकिन यहाँ पे मिला मुझे और कम। तो देखो, यहाँ पे यदि पॉइंट में यदि आपका आ रहा होगा ना यहाँ पे, तो उसका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। ये सब आपको नहीं डरना है कि भाई यहाँ पे जो मुझे पैसा नहीं मिला, भाई आपको ये गलती हो गई, आपको ये गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सही से आपको कैलकुलेट करके ही देने वाली है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलना यदि जो भी आपके पास शेयर है। और देखो, यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तो जानते हो कि ये कैसी कंपनी है। बाकी मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में कंपनी का जो फंडामेंटल है, देखो अब एक चीज़ शॉर्ट में जानोगे ना, तो कंपनी जो सबसे खास है वो यहाँ पे क्या है जानते हो? इसका NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपको बैड लोन, ठीक है, शॉर्ट में। देखो, बैड लोन का मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि एक ख़राब लोन है। जैसे कि देखो, बैंक जब आपको यहाँ पे लोन दे रही है और यदि आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया यहाँ पे 3 महीने तक, तो मतलब बैंक का पैसा यहाँ पे फंस गया। बैंक को क्या लगता है कि भाई ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महीने यहाँ पे हो चुका है, अभी तक एक भी सिंगल पेमेंट यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ पे यही जो ख़राब जो लोन होता है ना बैंक का, यदि वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और यदि यहाँ पे RBI के गाइडलाइन के अनुसार 3% से यदि थोड़ा भी यहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब कि भाई आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक का यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 बैंक है। पहले तो जानते हो कि एक बादशाह बैंक जिसका नाम है यहाँ पे यस बैंक, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको बंधन बैंक, और थर्ड यहाँ पे RBL बैंक। ये 2 बैंक में जो भी फिलहाल कमजोरी देखने को मिलता है वो सेम था, क्या कि एक बार बस यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बंधन बैंक भी आपको सही आते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे RBL बैंक भी सही आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये फिर से आपको करेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर से यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे आपको वही होता है कि शेयर आपको टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, क्या है जानते हो? 0.5% के ऊपर 10 सालों में एक बार भी नहीं गया यहाँ पे HDFC बैंक। और इस बार का जो नंबर आया है ना, वो यहाँ पे आपको आया है 0.27%। मतलब सोच सकते हो कि कितना यहाँ पे एक खास नंबर है ये। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको ज़रूर से इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो डाउट और बचे आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई यहाँ पे कंपनी का नाम है अब आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक बेहतरीन कंपनी में से एक है। और मैंने इसे आपको 2536 से मैंने कहा था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको नज़र आया था जो मैंने शेयर किया था, फिर वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही बन चुका था, और इसलिए लोगों ने एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया होगा। अब देखो, यहाँ पे जो गेन हुआ, वो गेन का यहाँ पे वजह क्या है? आपको गेन का वजह यहाँ पे फिर से आपको डीमर्जर, यानी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का जो यहाँ पे डीमर्जर का जो आप जानते हो यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको फाइनल यहाँ पे हो चुका है, जो यहाँ पे 20 जुलाई के दिन है, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको एक दिन बाद जो है क्या होने वाला है, कंपनी का आने वाला है Q1 का नंबर।
ठीक है। और ये और भी यहाँ पे एक खास दिन है, लेकिन उससे पहले अब ये जानते हो शायद कि आप नहीं जानते हो कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जो प्राइस है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर आपको क्या बोल रहे हैं जानते हो? बहुत सारे ब्रोकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस आपका हो सकता है 150 के रेंज से लेकर 200 के रेंज, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 150 से लेकर 190 के रेंज में। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सही से समझते हैं। पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज जो फर्म है जैसे कि यहाँ पे जेपी मॉर्गन और यहाँ पे आपको जेफरीज और आपका सेंट्रम ब्रोकिंग, इनका जो यहाँ पे रेंज जो आपको दिखाई दे रहा है ना प्राइस का, वो यहाँ पे दिखा रहा है 189, 179 और 157 से 190। मतलब कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि 150 के रेंज से लेकर 190 के रेंज तक आपको ब्रोकर का यहाँ पे ये मानना है कि इस प्राइस में यहाँ पे ये आ सकता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मानो, जैसे कि मान लो इसका जो प्राइस अभी आपको रिलायंस का है वो यहाँ पे जाता है अभी आपको 3000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जब 200 जब आपको कम होगा ना तो फिर यहाँ पे करेक्ट भी होते हुए दिखाई देगा, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पे करेक्शन नहीं होने वाला। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट होगा, 3000 स्टॉक आएगा तो यहाँ पे गिरावट से आपको 2500 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक छोटा वेटेज आपको रखता है इस कंपनी में, ठीक है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन का जो टारगेट जो आपको निकल के आ रहा है ना, वो यहाँ पे आपको आ रहा है ओवरवेट का रेटिंग 2960 का। अब देखो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया कि ये ओवरवेट क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ओवरवेट आउट परफॉर्म ये सब क्या होता है। देखो सबसे ऊपर जो होता है ना वो यहाँ पे होता है बाई का रेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको होता है सेल का रेटिंग सबसे नीचे, ठीक है। ये दो तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे बाई करने के लिए बोल रहे हैं ब्रोकर, यहाँ पे जो सेल करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे बीच में जो आपका होता है ना ओवरवेट आपका, ठीक है, ये सब तो देखो यहाँ पे आउट परफॉर्म और यहाँ पे ओवरवेट एक सेम होता है। मतलब यहाँ पे मॉडरेट बोलने का ये मतलब है, मतलब बाई का रेटिंग है लेकिन यहाँ पे मॉडरेट है। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है आपको 10 में से 9 नंबर ही आपको मिला है कि आप बाई कर सकते हो, और जब बाई का जब आपको रेटिंग आता है तो फिर यहाँ पे 10 में से 10 नंबर आपको मिला है कि चलो भाई आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है और इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। और मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी यदि कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर लें? तो देखो मैंने तो जो आपको लेवल बताया था ना उस लेवल को तो आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना ही है। बाकी आप यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट भी होगा और यहाँ पे गेन भी होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर से करके चलो, और जो मैंने सपोर्ट बताया वो सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अभी जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है ना वो यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर से जानना है, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ जरूर से यहाँ पे जान लो। बहुत लोग आपको ये जानना चाहते हैं कि भाई टाटा मोटर्स में इतना सर्टेन गेन क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर का जो सेलिंग बढ़ते हुए दिखाई दे वो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है ना वो है आपका टाटा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप जान रहे हो कि टाटा मोटर्स की जो है सब्सिडरी कंपनी है और इसका अभी ग्रे मार्केट में क्या अभी हाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी डेट का यहाँ पे आपको अभी तक मालूम नहीं चला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 80 रुपये का जीएमपी अभी देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं इसके बारे में, और इसलिए टाटा मोटर्स को यहाँ पे बाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनको ये लगता है कि भाई जब टाटा टेक्नोलॉजीज जब आपको मार्केट में लॉन्च होगा ना तो फिर यहाँ पे टाटा मोटर्स में गेन आ सकता है। और ये सही भी बात है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक को बाई करने का यहाँ पे ये रुचि नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने तो इसे आपको कितने अच्छे रेंज से मैंने कहा था, ऑलमोस्ट आपको 400 रेंज से मैंने कहा था कि भाई 380 का मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पे जरूर जा रहा है लेकिन फिर उसके ऊपर ही सस्टेन यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि ये एक अच्छा सपोर्ट है और जरूर आप इसके बारे में सोच सकते हो। जो लोग ने यहाँ पे बाई भी किया था 470 में 480 में, वो बार बार यहाँ पे ये पूछ रहे थे भाई कब ये लेवल आएगा, और सोच सकते हो कि यहाँ पे 500 क्रॉस किया, अब 600 क्रॉस किया, अब फिर आपका ये 700 भी क्रॉस क्या करेगा। तो देखो यहाँ पे ब्रोकर तो भाई टारगेट दे रहे हैं 700 का, ठीक है, लेकिन ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बिल्कुल ही बाई नहीं करना है, ठीक है। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे धमाका जो यहाँ पे चाइना करने के लिए सोच रही है ना वो पहले यहाँ पे आप जान लो। तो पहले देख लो कि ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भारत ने क्या किया वो यहाँ पे पहले जानो। इंडिया इज नॉट कीन ऑन $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान ऑफ चाइना BYD एक कंपनी है चाइना की, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, एक बार हम लोग देखो यहाँ पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ EV एंड प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। मतलब कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है, और ये चाइना की कंपनी है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ये मालूम चल रहा है ना, एक काम करते हैं हम लोग इसके बारे में सही से पहले समझते हैं।
तो यहाँ पे देखो, इंडिया इज नॉट कीन ऑन अलाउइंग चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर BYD to set up shop in the country owing to security concern, according to a report in the Times of India. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे भारत ने साफ यहाँ पे इनकार कर दिया है कि भाई BYD कंपनी जो चाइनीज़ की है वो भारत में नहीं आने वाली, मतलब नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न से डर लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग वो यहाँ पे चाइना वाली कंपनी को भारत में नहीं आने दे रही है। और ये एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे न्यूज़ है। अब देखो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तो ये जरूर से आपको फोकस रखना, और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। जानते हो बीच में यहाँ पे आपको जो टेस्ला का भी था, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे एक रिपोर्ट ही देखने को मिलता है, तो ज़्यादा आपको डरना नहीं है। और बहुत लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भाई मान लो यदि आगे जाकर ये कंपनी आती है तो देखो यहाँ पे BYD जो कंपनी का जो एक कार है ना, वो एवरेज यहाँ पे 30 लाख रुपया का है। 29 से लेकर 33 लाख का यहाँ पे एक एवरेज कार का प्राइस देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे भारत में जो है ना, सबके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं कि यहाँ पे वो कार में इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करे, ठीक है। और अब जानते हो कि हम लोग ज़्यादातर आपको वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ से कुछ पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 30 लाख रुपया लगा दो और कुछ भी उतना ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग के आपको इस मामले में ना पैसे को बचाने में हम लोगों से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है नहीं, और समझने में भी कि भाई पैसा कहाँ से आता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे डरने वाली जरूरत नहीं है। बस मैंने न्यूज़ जो था बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी आप आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। लेकिन क्या टाटा मोटर्स का जो आपको फंडामेंटल है, क्या वो यहाँ पे ये सही फंडामेंटल है? तो देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का मात्र 6% का है। मतलब जो भी कंपनी थी अपने ऊपर 1 साल के अंदर 100 रुपये लगा रहा है मान लो अपने ऊपर, तो बस यहाँ पे 6% का ही ग्रोथ हो रहा है। मतलब 106 रुपया ही बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये 100 रुपया। तो ये बहुत ही कम ग्रोथ है, क्योंकि 12% ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन देखो पहले क्या था कि जानते हो कि कंपनी का सेल्स तो आपको लगातार बढ़ता था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे निगेटिव, जो सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहा था। लेकिन अभी कुछ क्वार्टर से 2 क्वार्टर से एक अच्छा यहाँ पे नंबर जो 100 दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 3043 करोड़, फिर यहाँ पे 5496 करोड़। और जानते हो कि यहाँ पे कंपनी के जो है फाउंडर, कंपनी के यहाँ पे CEO का भी आपको यही बयान आते हुए दिखाई दिया कि कर्ज जो है यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देना ही देना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे अभी जान फूक रहा था, यहाँ पे को फाउंडर का बयान था, और इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे आपको आता है ना बयान, उससे हम लोग फोकस ज़रूर से करते हैं, और ये आप खुद भी यहाँ पे समझ रहे हो। और ख़ास तौर से टाटा की कंपनी का तो एक हम लोगों को एक अलग ही भरोसा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भरोसा से तो स्टॉक को बाय नहीं करेंगे ना, तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बाकी देखो कंपनी का हर कुछ यदि चेक करोगे तो जितनी डेप्थ है, डेप्थ यहाँ पे ज़्यादा है, 2.96 है, जानते हो 1 से कम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बहुत ही खराब नंबर है, यहाँ पे 1.11 टाइम्स है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 111 रुपया। तो ये जो चुकाने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो सबसे खास है ना, वो यहाँ पे कंपनी का है कैश साइकिल, भाई माइनस में। मतलब कि जहाँ से कंपनी कोई भी सामान ले रही है, ठीक है, वहाँ से और जहाँ पे कंपनी सामान दे रही है, सारा जो प्रोसेस यहाँ पे कैश देने का और कैश लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे निगेटिव है। मतलब सबसे खास है। देखो ये निगेटिव मतलब ही अच्छा होता है, मतलब कि आपके जेब से 1 रुपया जाए ही पैसा यहाँ पे आपको आ रहा है। मतलब यहाँ पे एडवांस में यहाँ पे कोई भी कंपनी इनको सामान दे रही है और ये आपको आराम से बेच देती है, फिर यहाँ से जो पैसा आता है तब वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देती है। तो ये कैश साइकिल जो माइनस में ना बहुत कम ही कंपनी का है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। जैसे कि यहाँ पे टाटा एलेक्सी का है और यहाँ पे टाटा मोटर्स का है और साथ यहाँ पे आपको HUL का भी है, ठीक है। तो इस बहुत सारी कम कंपनी का ये आपको नंबर खास देखने को मिलता है। तो इसलिए इसे आप जरूर से यहाँ पे समझ लो कि भाई ये एक आपका पॉजिटिव साइन है। देखो बस यहाँ पे कर्ज कम होगा तो कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ और ज़्यादा यहाँ पे आपको होने वाला है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।